आपके हिसाब से लोकतंत्र और आरक्षण में कोई संबंध है? कायदे से तो नहीं होना चाहिए। ये एक बेसिक डेफिनेशन के खिलाफ जाता है। जहां जनता के लिए जनता द्वारा जनता की सरकार हो, वहां किसी भी विशेष वर्ग को कोई भी विशेष मोहलत देना यह दिखाता है कि लोकतंत्र है नहीं। उसकी कोशिश हो रही है, दिखावा हो रहा है, या लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, या पूरा का पूरा राष्ट्र स्वयं बेवकूफ बन रहा है। आप कहते हैं कि सब समान है, फिर आप उनको छूट मिलना चाहिए। मतलब सब समान नहीं। फिर न्याय व्यवस्था में आप कहते हैं सब समान है, लेकिन दूसरी तरफ आप किसी के पर्सनल लॉस में इंटरफियरेंस करने से मना करते हैं या दूसरे के लॉज में इंटरफियर करते हैं, क्योंकि वो आपसे कुछ बोल नहीं रहे हैं। या आप मान लेते हैं कि ये कम संख्या में है, इनको छूट दे दी जाए, और जो बहुसंख्य है वो राष्ट्र है, उसके हिसाब से नियम चले। तब बेसिक जो डेफिनेशन होती है लोकतंत्र जो होना चाहिए, सही में लोगों का तंत्र हो, उसमें मेरी बकवास सुनी जाए या मेरे लिए जो सही है वह किया जाए, ये चीजों में अंतर है। फिर बकवास करने की कितनी आजादी हो, क्या मैं पड़ोसी को सोने नहीं दूं, इतनी भी आजादी मुझे होनी चाहिए? या मुझे बकवास करने की, उधम करने की, शैतानी करने की इतनी मोहलत हो कि मैं दूसरों को परेशान करूं? तब उनकी स्वतंत्रता का क्या होगा अगर वो मेरी पिटाई लगाते हैं? तो अगर मैं एक महिला होने के नाते कुछ कार्य करूं और मुझे कुछ फ्रीडम मिले, तो पुरुष वर्ग की फ्रीडम सप्रेस होगी। तो किसी को भी कुछ दिया जाएगा, वो किसके कम करके दिया जाएगा? जैसे महिलाओं का आरक्षण है, ये टर्म कहां से आया कि महिलाओं को आरक्षण चाहिए? सब घरों में मालकिनें तो महिलाएं ही हैं। अधिकांश घरों में जितना सम्मान महिलाओं को धर्मों ने दिया है, चाहे कोई भी मजहब, उतना सम्मान दूसरों ने तो नहीं दिया। लेकिन जो तथाकथित महिला का सम्मान आया, उसमें दिखावा यह हुआ कि जो प्रजनन करने के योग्य उम्र में हैं, 16 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाएं, उनको ही महिलाएं माना गया। घरों में जो शादीशुदा होकर बहुएं आई, वही महिलाएं, तो उनकी नंद, उनकी सास, वो महिलाओं में आंकी ही नहीं। तो घरों में जब शादी के बाद उपद्रव के केसेस सामने आए, तो अगर बहू ने सास की शिकायत कर दी तो सास अंदर हो गई, चाहे बहू सास की पिटाई भी लगाती है। तब एक ही आरक्षण ने महिलाओं को उस घर में पुरुषों के लिए बड़ा दिक्कत दे दी है कि पत्नी महिला है, बहन महिला है, बेटी महिला है, या माँ है, या चारों महिलाएं हैं, किसकी सुनेगा? एक ये दिक्कत हुई।
दूसरी दिक्कत ये हुई कि एक कमजोर बच्चा है, उसकी मदद करनी थी आर्थिक। हमने कहा कि भाई तुम पढ़ो वढ़ो मत यार, ये जो बड़का बच्चा है ना, जितना पाएगा तुमको भी उतना ही मिल जाएगा। तो एक जो प्रकृति के मान्य नियम हैं डिस्ट्रीब्यूशन के, कि पांचों चीजें एक जैसी नहीं बढ़ती, पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। आरक्षण ने उसको बराबरी में लाने की कोशिश की। तीसरा चीज, जो डिस्टर्ब एरिया है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए, या जो एक दूसरी तरह की इज्जत चाहते हैं, आपने सरकारी तौर पर अपनी हार स्वीकार की, या दूसरों को बेवकूफ बनाया, या कुछ समय के लिए एक दूसरे ने एक दूसरे को बेवकूफ बनाया। फिर चाहे मिजोओं का आरक्षण हो, चाहे जम्मू कश्मीर में आरक्षण हो, चाहे नागा का हो, सिक्किम में हो, महिलाओं का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, बारबाडोस का हो, फिजिकल हैंडीकैप्ड का हो, इतने सारे आरक्षण आपने दिए, मतलब बहुत सारी विषमताएं आपकी हैं। फिर आप बात करते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ सब समान है। तो वेरी ऑन सेट इट इज क्लियर कि चीजें ठीक नहीं। भाषाओं के क्षेत्र में आरक्षण, तो एक बार पूरी तौर पे सोचना पड़ेगा कि लोकतंत्र है या नहीं है। अंग्रेजी में डेमोक्रेसी है या डेमोस्ट्रेबल अरिस्टोक्रेसी है, व्हाट इट इज एक्चुअली, या इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ रिचेस बाय द रिचेस फॉर द रिचेस, जो कि जनता का पैसा सक्शन पंप की तरह खींचता है और कुछ खास तबकों को डिलीवर करता है। या ऐसा तो नहीं है कि एक आइसक्रीम खाई और जो डब्बा बच गया उसकी खुरचन खाते हुआ सिस्टम है हमारा। इंग्लैंड छोड़ गया और जो एक्चुअल था उसमें से खुरचन बची और उसी से हम काम चला रहे और उसी को अपना नाम दे दिया। तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था और भारतीय जो लोकतंत्र व्यवस्था है, उसके दो महत्वपूर्ण ढांचे, संसद और सुप्रीम कोर्ट, दोनों ब्रिटिश शासन की प्रॉक्सी। कहते हैं जिसका सिक्का चले उसका शासन। कहावत इसकी उल्टी है कि जिसका शासन चलता है उसका सिक्का चलता है, उसी के नियम चलते हैं। आज अगर वही नियम जो प्री इंडिपेंडेंस इरा के थे चल रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि इंग्लैंड का प्रॉक्सी प्रेजेंस आज भी है, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट में हो, कॉन्स्टिट्यूशन में हो या संसद में हो, और जो पूरे देश में वैसी ही न्याय व्यवस्था, वैसी ही प्रशासनिक व्यवस्था। तो लोकतंत्र है या नहीं, इतनी बात हम अपनी तरफ से कह रहे हैं। इस पूरे के पूरे लोकतंत्र में जो सबसे ज्यादा इस तरह के लोकतंत्र की बुराई की है, वह उन्होंने की है जो आज भारत में सबसे ज्यादा पूजनीय है, या दुनिया में जिसका उदाहरण सोचा जाता है, जिसके फोटो हर नोट में है, गांधी जी, महात्मा गांधी। अगर आप उनकी किताब पढ़ें, हिंदू स्वराज, जो उनके निकलने के पहले लिखी गई थी, उसमें एक टॉपिक है कंडीशन ऑफ इंग्लैंड। और गांधी जी ने लिखा कि मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसी पिटिएबल कंडीशन लोकतंत्र की इंग्लैंड में है, वैसी भारत में कभी ना हो।
तो पहले तो लोकतंत्र ही नहीं है, तब लोकतंत्र में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये दूसरा मुद्दा। चीजें काफी दयनीय अवस्था में है लोकतंत्र। हम मान के चले हैं कि यही सिस्टम है, हम में ना करने की, ना कहने की ताकत शायद नहीं, इसलिए हम उसको ढोए जा रहे हैं। नया कुछ करने की ताकत नहीं है। उसी में यहाँ से पैंट फट गया तो उसमें एक कपड़ा चिपका दिया, शर्ट फट गई तो एक कपड़ा चिपका दिया, बनियान फट गई तो एक कपड़ा चिपका दिया। तो टाट का पैबंद जैसा हो रखा है देश, जबकि होना ये चाहिए कि कमोबेश अपने हिसाब से नए कपड़े बनाए जाए, अपने नाप के हिसाब से, अपनी तासीर के हिसाब से। तब आप देखोगे कि बाथरूम में एयर ड्रायर लगे रहते हैं, कहाँ? राजस्थान में भी, और गर्मियों में भी लोग उससे हाथ ड्राई करते हैं। जो चीजें ठंडे प्रदेश की हैं वो ठंडे प्रदेश में हों, जो गर्म प्रदेश की चीजें हैं वो गर्म प्रदेश में, और चेंजिंग सिचुएशन में चेंजिंग चीजें हों, डायनामिक लॉज हों। तो शासन जब इंग्लैंड से और लंदन से चलता था, तब जो मौजूदा व्यवस्था थी वो ठीक थी। आप भी इंग्लैंड में शासन करेंगे या फ्रांस में करें तो ऐसा ही शायद करें, लेकिन फ्रांस वाले फ्रांस में शासन करें और इंग्लैंड वाले इंग्लैंड में, तब आप देखो कि फ्रांस कैसे कर रहा है, इंग्लैंड कैसे कर रहा है, अमेरिका अपने यहाँ कैसे कर रहा है। तब शायद उससे भी कुछ सीख सकते हैं कि न्याय व्यवस्था में वहां पे इतना ढीलापन नहीं है, जूरीज हैं, इतने कम न्यायाधीश नहीं है, हर जगह जूरीज हैं जो पब्लिक डोमेन से आते हैं, जो डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और न्याय देने की कोशिश करते हैं। सब जगह मेयर का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ डेफिनेशन ही नहीं है कि गली का कूड़ा पार्षद ठीक कराएगा, विधायक ठीक कराएगा, सांसद ठीक कराएगा, जनपद अध्यक्ष ठीक कराएगा, कलेक्टर ठीक कराएगा, एसपी ठीक कराएगा। तो क्लियर कट डेफिनेशंस और क्लियर कट डिमार्केटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नहीं। तब जो भी शोर मचाएगा तू भी थोड़ा सा ले जा। तो कुछ को आरक्षण दे दिया जो सामूहिक इकट्ठे हुए, कुछ लोग जो दिक्कत दे सकते हैं उनको आरक्षण दे दो, और कुछ लोगों को पटाना है वोट पाने के लिए, उनको थोड़े आरक्षण की बात कर दो, जिससे भाई हम तो तुमको बहुत चाहते हैं। कईयों का तो हालत खराब इसलिए हो गया कि उनको आरक्षण दिया है, उसमें से कुछ लोग उभर के आ गए हैं और वही भाषण देते हैं, अपने समाज को बरगलाते हैं, और गिनती से उस समाज में 5000 लोग देश भर में अच्छे हैं और बाकी सब खराब। वही काम करते हैं कि नहीं रिजर्वेशन चलना चाहिए, लोकतंत्र ऐसे ही चल, उनकी दाल रोटी, उनकी नौकरी चल रही है। उन्हें इस बात से परवाह ही नहीं है कि हमारा पूरा समाज क्या है। और देश इतना बड़ा है कि ऊपर से बोले ठीक है यार ये तो समाज ठीक है ना, अपना 5 साल कैसे निकलता है यही चिंता में डूबे रहते हैं। तो असल राज तो कई बार ऐसा लगता है कि नेता नहीं, पॉलिटिकल पावर नहीं, असल राज तो सत्यमेव जयते सेक्रेटरीज चला रहे, नौकर चला रहे हैं। तुम देखोगे कि जो शीर्ष चीजें हैं वो सब सरकारी नौकर हैं। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमिश्नर, लेखा अधीक्षक, चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, कैबिनेट सेक्रेटरीज, जितनी भी भारत की पावरफुल पोस्ट हैं वो सब सरकारी नौकर हैं। उनको कोई पब्लिक नहीं चुनती। तो लोकतंत्र तो सही मायने में लोकतंत्र है नहीं। लोकतंत्र के लोग तो 5 साल में बदल जाते हैं और वो परमानेंट रहते हैं 60 साल 65 साल। तो लोकतंत्र में डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम से कम शीर्षस्थ पदों पे हो कि नहीं, चीफ सेक्रेटरी और जितने भी प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं
सब जनता द्वारा चुने जाएंगे, या कम से कम जनता उन पर वोट तो लगाएगी, या जनता की प्रतिनिधि सभा उन्हें चुनेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनता की राय शुमारी के बिना नहीं बनाए जाएंगे। हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बिना जनता की राय शुमारी के नहीं बनाए जाएंगे। पूरा संसद निर्णय लेता और सुप्रीम कोर्ट के 2 जज उसको चेतावनी चुनौती देते हैं, जो जनता के चुने गए नहीं, सरकारी नौकर है। ऐसे में लोकतंत्र है, इस बात पे ही प्रश्न उठते हैं। तो प्रश्न दूसरा कि लोकतंत्र में आरक्षण जरूरी है, ये गौड़ हो जाता है। कायदे से लोकतंत्र में इतनी फैसिलिटी जरूर मिलना चाहिए कि वह अगर उसमें सामर्थ्य है तो अपने गुणों को पूरी तरह से निखार सके, चाहे वह जूते बनाने की हो, चाहे बांसुरी बजाने की हो, चाहे कंगन गढ़ने की हो, चाहे शास्त्र लिखने की हो, चाहे तलवार चलाने की हो। जो उसमें सामर्थ्य है उसके निखारने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा ये कहता है, उतनी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लेकिन एक तलवार चलाने में निकृष्ट व्यक्ति को, बंदूक चलाने में निकृष्ट व्यक्ति को सुरक्षा में नहीं रखा जा सकता, नहीं तो गुणवत्ता का ह्रास होगा, आप अपनी सुरक्षा को दांव पे लगाएंगे। तो ऐसे जो भी इनएफिशिएंट हैं, अगर आप उनको आगे रखते हैं तो सिस्टम में इनएफिशिएंसी ब्रेडन होती है, जो करप्शन का दूसरा नाम है। करप्ट आदमी, अगर एक उदाहरण के तौर पे आप देखें कि प्रधानमंत्री अगर करप्ट है तो अपने करप्शन को फुलफिल करने के लिए वह अपने मंत्री करप्ट चुनेगा। करप्ट मंत्री करप्ट सेक्रेटरीज को, करप्ट सेक्रेटरीज पब्लिक सेक्टर या जो सरकारी संस्थान है उनके मुखिया करप्ट, वह मुखिया अपने प्रोजेक्ट के इंचार्ज को करप्ट चुनेंगे, वह डिपार्टमेंट हेड करप्ट चुनेंगे, और वह चुनेंगे जो खास काम है करप्ट लोगों ने जिससे पैसा उगाया जा सके। तो एक पूरी की पूरी चेन करप्ट लोगों की चुनी जाती है। अब मान लो प्रधानमंत्री करप्ट नहीं है लेकिन इनएफिशिएंट है, बेवकूफ है, तब उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अच्छे मंत्री चुने। जो चाटुकार होंगे, जो उसकी तारीफ करते होंगे, उसको चुनेंगे। वैसे ही वो नीचे, तब आगे आएंगे इनएफिशिएंट चाटुकार लोगों का साम्राज्य होगा। तब इनएफिशिएंसी से और आरक्षण से आगे आया वाला पूरा सिस्टम का सत्यानाश करेगा। कहते हैं कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक डाल पे उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हर डाल पे उल्लू बैठा। तो चीजें इनएफिशिएंट ना हो, करप्ट ना हो, उसके लिए लोकतंत्र में जागृति और लोकतंत्र में जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। आरक्षण का मुद्दा दूसरा है, लेकिन पहला लोकतंत्र कैसा चाहिए उस पर ही चर्चा जरूरी है, उसको ही ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और साथ में फैसिलिटी मिले जो अपनी सामर्थ्य दिखा सकें, चाहे किसी भी वर्ग के हों, यह जरूरी है। अगर मैं मछली अच्छी तरह से मार सकता हूँ तो मुझे मछली के नेट मिलने चाहिए, मछली पालन की व्यवस्था हो तो मैं अपनी कर्तव्य दिखा सकता हूँ और उसका पूरा पैसा। गांधी जी कहते हैं कि हम क्यों सोचते हैं कि हमारे पास दिमाग ही सब कुछ है। अगर मैं कवि होता तो 5 उंगलियों की संभावनाओं पे कविता लिखता कि शरीर में कोई भी अवयव बिना जरूरत के नहीं, ना ही समाज में कोई सदस्य। अंत में एक चीज बोलूंगा, तो बड़ा एक अच्छा सा उदाहरण दोस्त ने दिया कि एक फकीर के दरगाह के बाहर कुछ भिखारी बैठे थे, तो अक्सर उनमें झगड़ा होता था कि पहले कौन बैठे।
क्योंकि जो याचकों को कुछ दान देता है वो पहले वाले को देता है आते समय, या मंदिर से दरगाह से लौटते समय देता है। तो दोनों जगह रोज झगड़ा होता था बैठे को। फिर एक दिन उन सब ने निर्णय लिया कि यार ये झगड़ना बेकार है, तो ये जो दरगाह के मुख्य है ना, इनको दे देते हैं, ये ईमानदार आदमी इकट्ठा जितना हो जाएगा इनको दे देंगे और ये हमें बांट देंगे। तो उनके पास पहुंचे कि यार हमें रोज झगड़ा होता है, आप हमारा झगड़ा सुलझा दो, आप जो हमको दोगे ना वो हम ले लेंगे, तो आप सब पैसा इकट्ठा करके बांट देना। वो कहे कौन झगड़े में पड़े यार इनके। उसने कहा नहीं नहीं आप ही करो, हमारा क्या। नहीं आपके नाम से हम खा रहे हैं, आप बांट दो। तो बोला झगड़ोगे तो नहीं? बोले नहीं। ठीक है, सारा पैसा इकट्ठा हुआ, लाइन लगा लो। तो फकीर ने देखा कि थैला तो भर गया है, बैग खूब सारा बांट सकते हैं। तो जो लाइन में आगे लगे थे उनको खूब खूब पैसे दिए। आधी लाइन खत्म हुई तो पता लगा थैला तो खाली हो गया, तो थोड़ा थोड़ा बांटने लगे। अभी देखा कि लाइन लंबी है और 20% पैसा लोग बचे हैं और पैसा तो थोड़ा सा, तो किसी को 3 सिक्के, किसी को 2 सिक्के ऐसे देने लगे। लास्ट वाले को 1 सिक्का मुश्किल से मिला। तो बोले नहीं बाबा जी से बांटने में कुछ गलती हो गई, आगे वालों को ज्यादा दे दिया और पीछे वालों को कुछ दिया। लाइन फिर से लगाते हैं, एक मौका और देते हैं। तो उनसे कहा कि देखो पीछे वालों को तो मिला नहीं कुछ, आगे वाले को बहुत मिल गया, एक बार आप फिर से बांट दो। थोड़ा हम लोगों में लाइन में लगने में कुछ उलट फिर हो गया, तो लोग फिर से लाइन में लगे। अब की बार झगड़ा करके जो पीछे लगे थे वो आगे लग गए, और आगे वाले जगह ना मिलने के कारण पीछे। इधर फकीर को लगा कि यार हम पहले ज़्यादा बांट दिए थे ना, इसलिए लास्ट में बचे नहीं थे। अब की बार शुरू में कम कम देंगे जिससे लास्ट में बचे। तो बांटना शुरू किया तो आगे वाले को 1 सिक्का, फिर 2 सिक्के, फिर थोड़ा बढ़ते बढ़ते गए। देखा उधर 10% है, लोग बचे हैं थोड़े से और पैसा है बहुत सारा, तो बाद में ऐसे ऐसे बांटने लगे। तो 2 बार बांटने के बाद लोग कहे कि यार दोनों बार हमको उतना ही मिला, जितना पहली बार मिला था दूसरी बार भी फकीर के पास गए। तो फकीर ने कहा कि देखो हमको नहीं पता कि आपको कितना मिला, हमको तो जो अल्लाह ताला की तरफ से आया हम देते गए, किसके भाग्य में कितना आया हमको नहीं पता। सबको मिला कि नहीं ये बताओ? बोले नहीं मिला तो सबको। भगवान के घर में मिलता सबको है, कम ज्यादा अलग चीज है, सबको बराबर नहीं मिलता है। तो एक मनी डिस्ट्रीब्यूशन इज एंटायरली डिफरेंट थिंग इन द नेचर एंड फैसिलिटीज भी। वो कभी बराबर ना 5 उंगलियां हुई हैं और ना हमको चेष्टा करनी चाहिए, और जिन्होंने की है वो बहुत ज्यादा दिन तक चल नहीं पाए। वहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोई जगह ही नहीं बची, इसलिए कम्युनिस्ट शासन फेल हुआ, क्योंकि उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की कोई जगह नहीं थी कि मैं ज्यादा करके एक्स्ट्रा क्या पाऊंगा। हमको भी उतना ही मिलना है, तुमको भी उतना ही मिलना है। ये आरक्षण का दूसरा रूप है, इसलिए वो फेल हुआ। तो कमोबेश वो देश जो आज आरक्षण चलाए हैं या जो देश कम्युनिस्ट शासन चलाए, दोनों को सोचना जरूरी है कि हमारा शासन किस तरह से ठीक चलता है। और तीसरी चीज, अंतिम चीज, कि दुनिया में अभी कमोबेश एक मशक्कत चल रही है, नई नई चीजें उभर के आ रही हैं। तो हम आशा करें कि कोई नई चीज निकल के आए।